दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 76 में भाग 5 में संविधान में इनके बारे में दिया गया है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा यही निवेदन आपसे कि जो चैनल पर नए हैं या जो पुराने लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। और साथ साथ में मेरा ये भी कहना है कि कोई भी अगर क्वेरी है आपकी तो निश्चित बात है आप कमेंट में उसको ज़रूर डालिए, उसको कंसीडर किया जाएगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं पे भी हम आपकी तैयारी में योगदान दे रहे हैं तो भी आपका ये एक दायित्व बनता है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी आर्टिकल 76 में इनके बारे में गिवन है। द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज इस्टेब्लिश्ड अंडर पार्ट 5 भाग 5 आर्टिकल 76 भारतीय संविधान में गिवन है। ये जो हैं ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ये इनका काम ही होता है कि भारत सरकार का पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में रखें। तो इसीलिए ये जो है लीगल एडवाइज़र होते हैं सुप्रीम कोर्ट उसके केंद्र सरकार के, या कह सकते हैं इनकी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर भी होते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देते हैं किसी भी मामले में, और किसी भी विधेयक के मामले में या फिर केंद्र राज्य संबंध के मामले को जब भी केंद्र सुप्रीम कोर्ट सुनता है तो उसमें जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रतिभाग करते हैं। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रतिभाग नहीं करते हैं तो उनके अंडर में जो रहते हैं सॉलिसिटर जनरल, और सॉलिसिटर जनरल के साथ साथ में 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल इस समय कौन है? तुषार मेहता हैं। तो उनका नाम टीवी पे या फिर उनका नाम जो है न्यूज़ में आता ही रहता है, तो आप लोग को पता ही होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आर वेंकट रमानी हैं। ठीक है, इस समय तो इट प्रोवाइड्स द लीगल एडवाइस। जो विधिक सलाह होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए होती है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देते हैं। उसके साथ साथ रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लीगल मैटर्स। तो जो भी लीगल मैटर्स होते हैं वो उनको उनके सरकार की तरफ से जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ठीक है सरकार का पक्ष रखते हैं। इनकी सैलरी जो है वो है 2,25,000 रुपये, और ये सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कह सकते हैं भारत की संचित निधि से इनको दी जाती है। ओथ और अफर्मेशन है जो, तो ओथ और अफर्मेशन जो भी इनकी जो शपथ है वो संविधान के प्रति निष्ठा रखने के लिए फेथफुलनेस, और साथ साथ में द लॉ एंड टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी यानी प्रभुसत्ता संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, और साथ साथ में अखंडता को बनाए रखने, भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए इनकी ओथ है। ठीक है, ये जो ओथ गिवन होती है ये याद रखिएगा अनुसूची 3 में ओथ गिवन है। ठीक है, सभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स पे जो पर्सन्स हैं उनकी। उसके बाद में अपॉइंटमेंट, टेन्योर एंड क्वालिफिकेशंस। केवल और केवल उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की ओथ जो है वो ओथ जो तीसरी अनुसूची है जो शेड्यूल 3 है उसमें नहीं गिवन है। ठीक है, वो पहले से मैं बता चुका हूँ, और आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं तो उसमें आपको पता लग जाएगा। तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत सरकार के रूप के काम करते हैं ये, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। और एडवाइस द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद की सलाह से जो है राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 76(1) में ये कहा गया है। होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये अपना जो इनका टेन्योर होता है, और ये अपना ऑफिस या कह सकते हैं कि
कब तक ये बने रहते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक भी बने रहते हैं। राष्ट्रपति जब भी चाहे इनको हटा सकता है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि एक इम्पोर्टेंट बात है कि मान लीजिए 5 साल का टेन्योर होता है सरकार का, तो किसी भी लोकसभा जब चुन के आती है तो सरकार जो है 5 साल का टेन्योर होता है। और 5 साल से पहले ही, चूँकि ये केंद्र सरकार की तरफ से जो है दलील रखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो केंद्र सरकार के जो ये एक तरह से क्या होते हैं कि ऑफिसर होते हैं, लॉ ऑफिसर होते हैं, तो उसमें जो है ये जैसे ही केंद्र सरकार या फिर प्रधानमंत्री अपना जो है रेजिग्नेशन देने जाते हैं चुनाव से पहले 5 साल अगर गवर्नमेंट को हो गया है तो उससे थोड़ा सा पहले जो है वो रेजिग्नेशन देने जाते हैं। और रेजिग्नेशन देने के बाद ही जैसे ही मंत्रिपरिषद जो है ख़त्म होती है, लोकसभा भंग होती है, ठीक वैसे ही इनका कार्यकाल भी समाप्त मान लिया जाता है। क्योंकि हर नए जो लोकसभा होती है उसमें हर नई जो गवर्नमेंट आती है वो नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त करती है। तो अमूमन जो है जो चलन में है वो 5 साल का कार्यकाल है, लेकिन संविधान में इसके बारे में नहीं दिया गया है। संविधान में दिया गया है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तो उसके और तब तक ये रहते हैं। ठीक है। कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, किसी भी समय में जो है प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं इनको हटा सकते हैं। ठीक है। और वो किसकी अनुशंसा पर हटाएंगे या फिर कौन जो है बताएगा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही ये हटाएंगे या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है। और मंत्रिपरिषद का जो हेड होते हैं, मुखिया होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं, बहुमत दल के नेता होते हैं, लोकसभा के भी नेता होते हैं। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या है कि हाँ, वहाँ पर इनकी सलाह इम्पोर्टेंट हो जाती है, सरकार की सलाह। तो राष्ट्रपति के जितने भी कर्तव्य हैं और जितने भी शक्तियाँ हैं, वो ज़्यादातर शक्तियाँ जो हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही वो राष्ट्रपति काम करते हैं। ठीक है। ये सर पुराना जो वीडियो है राष्ट्रपति का वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक जो है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो प्रेसिडेंट एट एनी टाइम एंड कैन रिज़ाइन बाई सबमिटिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट, और त्यागपत्र भी दे सकते हैं, और त्यागपत्र जो है वो प्रेसिडेंट को ही देते हैं। राष्ट्रपति ही इनको जो है अपॉइंट करता है और राष्ट्रपति को ही ये त्यागपत्र देते हैं। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी द अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मस्ट बी, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर कि ज़रूरी है कि कोई भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर चुना जाए तो उसके पास अर्हता होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की। अब वो क्या क्या अर्हताएँ हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की, तो वो पहली अर्हता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया या विकृति चित्त नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि किसी भी हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में या फिर एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 साल के लिए वो जज रहा हो व्यक्ति, वहाँ पर जो है वो न्यायाधीश रहा हो। दूसरा जो है अन्यथा 10 साल तक जो है वहाँ किसी भी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकालत की हो। तीसरा जो है अथवा करके कि राष्ट्रपति की नज़र में एक बहुत बड़ा विधिवेत्ता हो, यानी लॉ की जानकारी रखने वाला जो पर्सन होना चाहिए, जो बहुत ही इमीनेंट पर्सन हो, जिसको बहुत ज़्यादा लॉ की जानकारी हो, तो उसको भी राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त कर सकते हैं। अच्छा, टेन्योर, इनका टेन्योर के बारे में हमने बता दिया, 5 साल का टेन्योर होता है जो चल रहा होता है, एक तरह से प्रणाली में है। लेकिन टेन्योर इनका क्या है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही ये रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रोल इन पार्लियामेंट। रोल इन पार्लियामेंट यानी संसद में इनका क्या रोल है, तो आर्टिकल 88 में, ये 88वें अनुच्छेद में इनके बारे में दिया गया है। पार्लियामेंट में क्या है, ये एक्चुअली क्या है कि इनको पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार है, वहाँ की सभाओं में जहाँ की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं और जो बैठकें होती हैं उनमें बैठने का अधिकार है, उन प्रोसीडिंग्स में जो है बैठने का अधिकार है, लोकसभा और राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में। हाँ, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो इसके साथ साथ जो है ये क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं, इसलिए इनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं होता है। फिर जब ये पार्लियामेंट में, जब ये संसद में एक किसी भी जो प्रोसीडिंग्स हो रही है, या फिर कह सकते हैं कि संसद में जो भी कार्रवाई हो रही है,
किसी भी बिल पर कोई चर्चा हो रही है तो चर्चाओं में ये भाग ले सकते हैं। तो चर्चाओं में जब ये भाग लेते हैं तो उस केस में जो मैंने बताया कि वोटिंग नहीं कर सकते हैं। और यही जो एक इम्पोर्टेंट है, किसी भी न्यायालय में जाकर के भी ये जो है जाकर के सरकार का पक्ष भी रख सकते हैं, भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर के। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि हाउएवर एज अ राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड जॉइंट सिटिंग। अगर जॉइंट सिटिंग हो रही है, मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा में साधारण विधेयक है, और उस केस में क्या होता है, दोनों जो सदनों की संयुक्त अधिवेशन होता है, तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति, और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में भी जो संयुक्त अधिवेशन है उसमें भी वो भाग ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ही बात आएगी, भाग ले सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और पार्लियामेंट्री कमेटी जैसे प्राक्कलन समिति है, एस्टीमेट कमेटी, या फिर लोक लेखा समिति है, या फिर कोई सार्वजनिक उपक्रम की समिति है, या फिर कोई जो समिति बनाई गई है किसी बिल को लेकर के समिति बनाई गई है, तो उस समिति में भी वो हिस्सा ले सकते हैं, उसके भी मेंबर बन सकते हैं। ठीक, हाउएवर कैन नॉट वोट एज ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट। ये मैंने बता दिया आपको कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होते हैं, इसलिए वोट में भी वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी बिल पर अगर मान लीजिए वोट की बात आती है तो वो वोट नहीं करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ऐसा होता है कि बराबर के वोट पड़ते हैं, अगर किसी बिल पर बराबर के वोट पड़ते हैं, साधारण विधेयक है अगर हुई, तो लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो अपना निर्णायक मत डालते हैं। ठीक है, enjoys parliamentary privileges while participating in the parliamentary procedure या proceedings। जब भी वो पार्लियामेंट की जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं, या विधेयक पर चर्चा चल रही है, या फिर वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होते हैं उस समय, तो उनको जो भी विशेषाधिकार मिलते हैं वो पार्लियामेंट के मिलते हैं। ठीक है, असिस्टेड बाई सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके अधीन एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं और 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं और प्रोफेशनल प्रैक्टिस क्या हैं। तो पहली बात तो ये है, चूँकि ये भारत सरकार की तरफ से जो एक वकील होते हैं, भारत सरकार की तरफ से पक्ष रखते हैं, भारत सरकार का पक्ष रखते हैं, तो इसलिए जो है ये किसी भी कोर्ट में जा कर के, या कोई भी मान लीजिए वकील हैं तो कोई भी केस जो है वो वकालत कर सकते हैं, कोई भी केस लड़ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाकर कोई भी केस नहीं लड़ सकते। और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाकर, जो भारत सरकार है उसके अगेंस्ट में जाकर कोई भी सलाह नहीं दे सकते किसी को, तो ये एक है। ठीक है, दूसरा है कि क्रिमिनल केसेस हैं तो वो भी वो भारत सरकार से या फिर केंद्र सरकार से पूछ कर ही वो क्रिमिनल केसेस को हैंडल करेंगे। अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल केसेस के वो वकील बनना चाहते हैं तो उसमें भारत सरकार की उनको अनुमति लेना का प्रावधान दिया गया है संविधान में कि अनुमति लेना आवश्यक है। ठीक है, और किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं, किसी चाहे पीएसयू हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, उसके कोई भी डायरेक्टर या ऐसा कोई पद नहीं हो सकते हैं जो कि एक लाभ का पद कहा जा सकता है। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल इज़ नॉट द फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट, तो फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं होते हैं, तो इसलिए अलाउड द प्रैक्टिस प्राइवेटली इनको प्रैक्टिस करने का अलाउ होती है, बट कैन नॉट एडवाइस और अपीयर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला जो मैं बताया अभी आपको, कैन नॉट डिफेंड और एन अक्यूज इन क्रिमिनल केसेस विदाउट द कंसेंट कह सकते हैं या फिर द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड कैन नॉट बी अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी विदाउट द कंसेंट और अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ बेसिकली इम्पोर्टेंट क्लास थी ये करंट अफेयर उसको अटॉर्नी जनरल को लेकर के, कि अटॉर्नी जनरल को लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने बताए आपको। और अनुच्छेद 76 जरूर याद रखिएगा कि अनुच्छेद 76 में संविधान में भाग 5 में इनके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो इस क्लास में अटॉर्नी जनरल के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट क्लास में जो है हम संसद के बारे में चर्चा करेंगे, पार्लियामेंट के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे, और साथ साथ चर्चा करेंगे कि विधेयक कैसे, और साधारण विधेयक और धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक
या वित्त विधेयक क्या होते हैं और उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स जो शब्द हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, उन टर्मिनोलॉजी को भी देखेंगे। ठीक है, तो इसी सब इसके साथ ही मैं धन्यवाद कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।